most wanted series and it is your day 31 and we are going to deal with a new chapter that is biotechnology. क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, क्या करते हैं इसमें? तो नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग, यानी कि लिविंग सेल के अंदर कुछ तो इंजीनियरिंग, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो छेड़छाड़ करने जा रहे हैं. एंड व्हाट टाइप ऑफ छेड़छाड़ इज देयर, जरा देखें. तो चलो भाई, बायोटेक्नोलॉजी को डील करने के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं. यानी आप कह सकते हो कि डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीएनए वैक्सीन है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है, या फिर आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट है, या फिर कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंस वाले जो फ्लावर हैं, अलग तरीके के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं भाई, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मतलब दिखाई कुछ और दे रहा है, टेस्ट कुछ और आ रहा है, फ्रेग्रेंस कुछ और आ रहा है, बहुत तरीके की चेंजेस आ रही हैं, है ना. साथ में वैक्सीन्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं. तो दिस ऑल आर रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था. कहो कि मैम आज ही बायोटेक्नोलॉजी डिस्कवर हुआ है क्या, इसके पहले कभी नहीं था क्या बायोटेक्नोलॉजी? तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आया है तब से ही बायोटेक्नोलॉजी हमारे साथ ही आ गई. यानी दूध से दही का जमाना ये एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण है. सिरके का फॉर्मेशन करना दादी नानी करती थी, है ना. दादी नानी अचार बनाती थी. दैट वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में रखते हैं. नाउअडेज अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस्ड एंजाइम का या फिर ऑर्गेनिज्म के द्वारा बन रहे प्रोडक्ट का ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, है ना. टेक्स्ट भी यही कहता है. जरा देखें टेक्स्ट के अंदर क्या लिखता है. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स or organism to produce products and processes useful for humans. Many processes like in vitro fertilization, test tube baby, है ना, leading to test tube baby, synthesizing gene and using it, developing a DNA vaccine and correction of defective genes is also a part of biotechnology, है ना. ढेर सारे correction of genes, स्किड वाला हम लोग देखते हैं, जीन ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं वहाँ पे, है ना. तो these are included inside the ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. चलो भाई, बायोटेक्नोलॉजी तो समझ में आ गया, पर बायोटेक्नोलॉजी को एक्चुअल में डिफाइन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सामने आई, दैट इज EFB. और वो क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB. ठीक है, क्या डिफाइन किया जरा देखें. तो बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि नेचर के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, नेचुरल साइंस के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स एंड देयरऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना. इन सब का यूटिलाइजेशन ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. चलो भाई, डन, कंप्लीटेड. आगे चलते हैं. प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, पूरे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ये जो छेड़खानी है हमारे पूरे नेचुरल साइंस के साथ जो हम कर रहे हैं फॉर ह्यूमन के लाइफ को ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर ह्यूमन के लाइफ को ज़्यादा ईजी वे में बनाने के लिए, तो दिस ऑल कंटेन, भाई क्या कंटेन करता है, दो प्रिंसिपल कंटेन करता है. पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक मेकअप को हम चेंज करने वाले हैं. यानी जो कुछ भी जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हम कहाँ से ऑब्टेन करने वाले हैं, किसी जीनोम से. यानी जीनोम ही क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा उस चीज को. तो जीनोम के अंदर जो वांटेड पार्ट हमें चाहिए उसको हम इंसर्ट करेंगे, उसको लार्ज स्केल पे फिर प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एट द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम, है ना. जीनोम के मेकअप में हम चेंज करने वाले हैं. ठीक है, क्या करेंगे भाई, इंसर्ट करेंगे जो वांटेड फ्रैगमेंट्स है जेनेटिक मेकअप का, या फिर पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट चाहिए तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला जो जीन है उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं. कहाँ पे, वेक्टर डीएनए के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसा जो कैरी करने का काम करेगा उस डीएनए सेगमेंट को और मल्टीप्लाई करने का काम करेगा. मल्टीपल जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन जरूरी, ताकि लार्ज स्केल पे उस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर सकें. ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे. एक बार देखते हैं. इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर of new gene into improved the function of trait into the host organism, thus change the phenotype of the host organism. कह रहा है कि एक बार यदि wanted कैरेक्टर का जो जीन है उसको हमने डाल दिया है ना होस्ट के अंदर, देन उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा. बट ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ रखा है, इफ देयर इज चेंज इन जीनोटाइप देन देयर विल बी चेंज ऑफ फिनोटाइप, है ना. फिनोटिपिक जो अपीयरेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन. दूसरा प्रिंसिपल क्या है भाई, जेनेटिक मेकअप तो हम छेड़छाड़ कर लिए, वांटेड जीन फ्रैगमेंट्स भी ले लिए, है ना.
पर यदि उस ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लीकेशन हम स्टेराइल मीडिया में करा पाए या फिर उसको हम मेंटेन कर सके लेबोरेटरी स्केल पे, देन इट इज यूजफुल। अदरवाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स चाहिए जिसके अंदर मैनिपुलेशन किया जा चुका है, या फिर ऐसे माइक्रोब्स जिनके अंदर वांटेड जीन फ्रैगमेंट्स हमने इंसर्ट किए हैं। अगर उसके साथ कोई दूसरा आ गया तो इम्प्योर ऑर्गेनिज्म वहां पे आ जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे सबस्ट्रेट भी आ जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, तो उसका प्यूरिफिकेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, चलो भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें। क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? यानी कॉम्बिनेशन को फिर से हम रिफॉर्म कर रहे हैं, फिर से सुधार रहे हैं, फिर से हम चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, सुनना, ध्यान देना। सपोज दैट कोई प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट को बनाने वाला जो जीन का टुकड़ा है ये है, दिस वन है ना, वांटेड है ये। ठीक है, वांटेड या फिर आप कह सकते हो जो रिक्वायर्ड जेनेटिक कोड है वो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वांटेड डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट ए बनाता है। तो इस डीएनए का मल्टीपल कॉपी हमें चाहिए। देन इस मल्टीपल डीएनए को हम मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा होस्ट चुनेंगे जिसके पास जीनोम प्रेजेंट हो और एक ऐसा जीनोम हो जिसका रेप्लिकेशन रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या हो, हाई हो, है ना। तो जैसे मान लो सपोज दैट ई कोलाई ले लिया है ना, तो ई कोलाई के अंदर क्या है भाई, इसका जो अपना जीनोम है जो मेन, उसके अलावा इसके पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, है ना। इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, ये जो डीएनए है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से यहाँ से इसको कट करके हटा दिया और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। फर्दर कहाँ इंसर्ट करेंगे, उसी बैक्टीरियम के अंदर। और फिर क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए का क्या हो जाएगा, हमें मल्टीपल कॉपी मिल जाएगा। और जो डिजायर्ड प्रोटीन है वही बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन बनने लगेगा, जिसको बाद में हम प्यूरिफाई और कह सकते हो आइसोलेट कर लेंगे उस मीडियम से, है ना। तो ये हो गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को डिटेल में हम यहाँ देख रहे हैं। क्या है भाई, कोई फॉरेन डीएनए है, ठीक है। चलो भाई, इस फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। कट किया, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को भी कट कर लिया। नाउ दिस सेगमेंट इज बेनिफिशियल एंड फॉर यूज। भाई इस सेगमेंट को उठा करके यहाँ पे लाइगेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको इंसर्ट कर देंगे। कहाँ डाल देंगे, उसी होस्ट सेल के अंदर जहां से इसको निकाला गया था। और फिर क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे, प्यूरिफाइड आप कह सकते हो आइसोलेटेड मीडियम के अंदर इसका क्या करेंगे भाई, ग्रोथ कराएंगे ताकि यहाँ पे स्टेराइल मीडियम मेंटेन रह सके। फर्दर जो प्रोडक्शन होना होगा उस प्रोडक्शन को हम बड़े लेवल पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया जा रहा है प्लाज्मिड के अंदर, उसका मल्टीपल कॉपी तैयार किया जा रहा है। ओके डन। चलो नेक्स्ट की बात करें। ये इसी का टेक्स्ट है जो गिवन है यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया है। आगे चलते हैं, है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं कि इस तरह का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो डिस्कवरी हुई वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, साल्मोनेला टाइफी, है ना। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम के अंदर हुआ था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के डिस्कवरी से रिलेटेड था, है ना। ये एक्सीडेंटल था। बाद में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 के अंदर आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, कह सकते हो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, ऑफ साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ओके चलो भाई डन। आगे चलते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। अभी मैंने आपको बताया दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है जो पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को पकड़ के ही वहीं पे कट करते हैं, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, अबाउट 300 कह सकते हो, मोर देन 300 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी हो चुका है। तो कहो कि मैम आप बोल रहे हो एंडोन्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे भाई, एक्सटर्नल यानी कि एंड ऑफ डीएनए को कट करने का काम करेंगे। कहाँ से 5' एंड पे जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है उसको कट करके हटा देते हैं ताकि वो क्या हो सके भाई, सीधा हो सके। देख एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इंटरनल फ्रैगमेंट इंटरनली कट करता है डीएनए को बीच से, जहां से डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स हमको ऑब्टेन हो सके। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड। क्या है प्लाज्मिड, जरा देखें तो प्लाज्मिड सुन लो भाई। दिस व्हाट इज प्लाज्मिड, these plasmids DNA act as a vector to transform piece of DNA to attach to it। यानी कहने का मतलब क्या है, ये
ये वेक्टर के जैसा काम करता है, यानी वांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को अपने ऊपर अटैच करवाता है और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने साथ उसको ले जाता है ना, तो वेक्टर है भाई, है ना। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन piece of DNA into the host organism। कैसा होता है प्लाज्मिड? ये जेनेटिक क्या है भाई, जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड है, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया है। कैसे सिंथेसाइज किया गया है जरा ये देखना, तो इट इज क्या है भाई, यहाँ पे डीएनए बेस पेयर का क्या है, यहाँ पे सिंथेसाइज करके इसको लाइगेट कर दिया गया है ना। क्या है भाई इसके अंदर, तो सबसे पहले दे रखा है ROP, है ना, रोप, रेप्लिकेशन ऑरिजिन कह सकते हो ऑफ प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड का वो साइट जहां से रेप्लिकेशन ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। अगर ये साइट प्रेजेंट नहीं होगा देन इसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो ROP इज वेरी एसेंशियल फैक्टर ऑफ एनी प्लाज्मिड। ये सिंथेसाइज है, लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज साइट ऑफ ओराई, यानी न्यूक्लियोटाइड का वो बेस पेयर जहां से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या कर दिया जाता है भाई, स्टार्ट किया जाता है, यानी आप कह सकते हो प्राइमर यहाँ पे आकर के जुड़ेगा। नेक्स्ट की बात करें भाई, दिस वन, ये सेगमेंट है ना, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या है भाई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ऐसे बेस पेयर जो क्या कोड कर रहे हैं, ऐसा प्रोटीन बना रहे हैं जिसकी वजह से इस जहां भी ये प्रेजेंट रहेगा तो एम्पिसिलिन से क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, एंटीबायोटिक एम्पि, इसको सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं, बाद में मैं डिस्कस करूंगी। दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो क्या करते हैं, जो वांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए है या तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे या फिर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। सपोज दैट अगर बीच में वांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये चेंज कर दिया, ये वाला सेगमेंट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिस बैक्टीरियम के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा उस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिसरप्ट हो गया, बीच में फॉरेन डीएनए आ गया जिसकी वजह से डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, देन एम्पिसिलिन के प्रति इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम कल्चर मीडिया के तहत क्या कर सकते हैं, इनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे, दो मीडिया में बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, एक में एम्पिसिलिन होगा और दोनों में एम्पिसिलिन होगा, ठीक है। तो एक में एम्पिसिलिन होगा और एक में एम्पिसिलिन नहीं होगा। जिसमें एम्पिसिलिन होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा भाई, वो कॉलोनी डेड हो जाएगी, ठीक है, और जिसमें नहीं होगा उसमें वो ग्रो करेगी। तो पर्टिकुलर उस बैक्टीरियम का कॉलोनी जो कि एम्पिसिलिन मीडिया में क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं है, वही हमारा वांटेड प्लाज्मिड है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था वांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, जिसके अंदर हमने ये वेक्टर डाला है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तो हमारे काम का, अगर ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है तो हमारे काम का नहीं है। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज करते हैं इस सेगमेंट को। फर्दर यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, दिस इज, आप कह सकते हो सीजर का पॉइंट है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ पे कट करने का काम करेगा। एक और फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, हिंद, थर्ड, ये सब क्या है भाई, रिकॉग्निशन साइट है जहां से मॉलिक्यूलर सीजर इसको कट कर सकता है। मोर देन वन, ज्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे देन मल्टीपल सेगमेंट्स में क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। दैट इज नॉट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ, कह सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए वहां पे। चलो नेक्स्ट की बात करें, तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड के बाद की बात करें भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली बात मैंने आपको समझा दी। क्यों कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है, उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी चेंज हो गया। जैसे एम्पिसिलिन के बीच में डाला, देन व्हाट हैपेंड, एम्पिसिलिन के बीच वाले जीन में डाला, देन एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस ही खत्म हो गई, और वो प्लाज्मिड कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है, वो जो वांटेड फ्रैगमेंट्स था डीएनए का, उससे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बनने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स की बात करें, है ना। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें सपोज दैट मान लो एक प्रोटीन ए बनाना है, तो इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए। इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस आरएनए से फिर क्या बनेगा, वो प्रोटीन बनेगा जो कि एमिनो एसिड का चेन होगा, ठीक है। चलो भाई डन। तो सबसे पहले तो ये हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। कहाँ प्रेजेंट है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है ये डीएनए प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ये डीएनए किसी फंगस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ये डीएनए किसी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट हो। देन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल से उस डीएनए को बाहर निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस डीएनए को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, है ना, जो हमें चाहिए वो जीन कहाँ प्रेजेंट है। तो मान लो कि सपोज दैट एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो एनिमल सेल ले लिया, वहां से डीएनए को निकाला। तो निकालने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द
होस्ट, है ना। अब एक मिनट रुकना भाई, आइडेंटिफाई तो कर लिया उस डिजायरेबल जीन्स, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, बाहर लेके आएंगे, ठीक है, बाहर निकाल के लेके आएंगे। फर्दर क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से कट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ले आएंगे। फिर क्या करेंगे, जो वांटेड सेगमेंट है उसको हम पहचान के बाहर निकाल लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, दैट इज फर्स्ट स्टेप, है ना। उसके बाद अगर हमें पता चल गया कि यही वो सेगमेंट है जिसकी हमें खोज थी, फर्दर हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट को क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कहने का मतलब क्या है, उसको ऑब्टेन करने के लिए, यानी बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट मिलेंगे ना, तो मल्टीपल सेगमेंट मिलेंगे तो हमें तो वांटेड पार्ट ऑफ डीएनए ही चाहिए, सारा तो चाहिए नहीं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग लेके आते हैं और फर्दर क्या करेंगे भाई, ले आएंगे, ठीक है। फर्दर कहाँ डाल देंगे, प्लाज्मिड के साथ फिर ऐड कर दिए, ये वाला सेगमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखें यहाँ क्या बोलता है। तो आइडेंटिफाई कर लिया डिजायरेबल जीन्स के, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस डीएनए को, कहाँ पे भाई, होस्ट के अंदर, और मेंटेन कर रहे हैं डीएनए को कहाँ पे, होस्ट, और ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द प्रोजेनी, ताकि आने वाला जो बैक्टीरिया का जो कॉलोनी हो, सबके अंदर वो सारा कैरेक्टर प्रेजेंट हो, वो वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो भाई आगे चले नेक्स्ट। अब कौन कौन से टूल्स चाहिए सारे काम करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए भाई, वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए ताकि मल्टीपल कॉपी बना सके, लाइगेज एंजाइम चाहिए ताकि उसको चिपका सके, वेक्टर चाहिए ताकि उसको हम होस्ट सेल के अंदर डाल सकें, है ना। नेक्स्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। चलो भाई आगे चले नेक्स्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, बता दिया मैंने आपको, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बाहरी एंड को कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस इंटरनल पार्ट बीच से कट करेगा डीएनए को, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि ढेर सारे एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहले जो डिस्कवर्ड था दैट इज HIND-2, है ना, जो कि एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर जो आपको याद रखना है, दैट इज जैसे यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये कभी भी काम कैसे करता है भाई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, 5 to 3 अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल वही, जैसे GAATTC, अगर 5 इधर चेंज करेंगे तो फिर GAATTC इसका कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो एक डायरेक्शन में अगर उल्टा पढ़ते हैं, इस साइड से भी पढ़े तो भी वही, इस साइड से पढ़े तो भी वही, है ना। कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के जितने भी एंडोन्यूक्लियस होंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और किसी पर्टिकुलर पार्ट से इसको कट करते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक और है जो कि STK एंड को दिखा रहा है, एक और फर्स्ट, इट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कहाँ कट रहा है, काट रहा है भाई GAATTC, है ना, कट कर रहा है भाई कहाँ से, आइडेंट 8A के बीच में, है ना। तो AA के बीच यहाँ से कट कर दिया, है ना। यहाँ से भी क्या कर, सॉरी GA के बीच में, ठीक है। तो GA के बीच में यहाँ से कट कर दिया, कट करने की वजह से क्या होगा, स्टिकी एंड हमको मिलेगा। किस तरीके से, इधर देखो TTAA, ऊपर से क्या हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री AATT, इस तरीके से मिल गया। देन व्हाट विल हैपन, जब यहाँ से इस सेगमेंट को, ये वो मान लो ये वांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए है और ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है, तो इसके साथ इसको चिपकाना है। देन उसी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को यहाँ यूज किया, उसी को यहाँ पे यूज किया। फर्दर क्या होगा भाई, स्टिकी एंड्स मिल जाएगा, तो आसानी से क्या बन जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और डीएनए लाइगेज यहाँ पे यूज करेंगे एंजाइम टू लाइगेट इट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दीज कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, ठीक है। चलो भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि डीएनए कहाँ करा रहे हैं भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैसा इलेक्ट्रोफोरेसिस है भाई, जेल का, है ना, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं भाई, एग्रोज जेल यूज करते हैं, कहाँ पे, इन सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट के रख लिए, है ना, इनको क्या करेंगे, एक जेल के अंदर एक प्लेट लेंगे, है ना। इस प्लेट के अंदर जेल भरा हुआ है, कौन सा जेल भरा हुआ है, एगेरोज, याद रखना आपको, है ना, एगेरोज। फिर फर्दर क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्लेट है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जितना भी डीएनए है सबके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, यानी निगेटिवली चार्ज है। देन दे विल मूव टुवर्ड्स कहाँ भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, है ना, पॉजिटिव मूव की तरफ। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे और वे दूर तक जाएंगे, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, जो नजदीक होगा वो उसकी वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा भाई, आप याद रखोगे टुवर्ड्स। कहने का मतलब क्या है भाई कि जिसकी वेलोसिटी
सबसे जल्दी, है ना, तो फटाफट पहुंच जाएगा कहाँ पे, ज्यादा वेलोसिटी वाले। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट की बात करें तो यू कैन सी द डायग्राम हियर। क्या है ये, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इक्विपमेंट है, जहाँ पे अगर वो जेल भरा रहता है, ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ डीएनए का मूवमेंट होगा, जो लार्ज साइज के होंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, और जो कह सकते हो कि जो छोटे वाले सेगमेंट उनकी वेलोसिटी दूर होगी, तो क्या होंगे, वो दूर होंगे। आगे चले नेक्स्ट की बात करते हैं। These separated DNA fragments can be visualized after the staining of DNA, यानी कि वहां मिल तो जाएगा, अरेंज तो हो जाएगा, पर उसको देखने के लिए हम नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। देन व्हाट वी विल डू, वहां पे एक पिगमेंट यूज करते हैं, दैट पिगमेंट इज इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा पिगमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड। सो उसको स्टेन करते हैं, फिर भी नहीं दिखाई देगा जब तक कि अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर नहीं डालेंगे। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर डालते हैं, वहां पे क्या होता है, ऑरेंज कलर का ये छोटे छोटे पिगमेंट्स चमकने लगते हैं, है ना, फ्लोरेसेंस कलर प्रोवाइड करता है कौन, इथिडियम ब्रोमाइड, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके डन। तो याद रहेगा आपको, इस तरीके से वहां से हम छोटे छोटे ले आएंगे और उसके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो हमारे पास अपने पास सैंपल है ना, उस सैंपल के साथ मैच करा कर देख लेंगे कि कौन सा पार्ट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक बार वो अगर मिल जाता है ना, एक बार हमें मिल जाता है, देन उस क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट का हम क्लोन बनाएंगे, ढेर सारे मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्या होगा भाई, एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, ढेर सारी कॉपी हमें मिल जाएगी। दूसरा और क्या कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मान लो हमें ढेर सारी बैक्टीरिया के अंदर डालना है, देन यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए से ढेर सारे डीएनए मिल जाए, मल्टीपल कॉपी मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, आप याद रखोगे, पीसीआर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पीसीआर। तो पीसीआर को हम बाद में डील करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर, है ना। तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाज यूज कर रहे हैं। प्लाज्मिड क्या है आपको बता दिया, एक तो आपको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज मैंने PBr 322 आपको हमने दिखा दिया। यहाँ पे क्या था भाई, ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन साइट थी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर जहाँ पे इसको कट कर सकते थे, और आई साइट था और रोप साइट था, है ना, सम ऑफ फर्स्ट क्ला और पता नहीं क्या क्या था, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, प्लाज्मिड की बात कर ली, नेचुरल प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है कहाँ पे, बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर भी, है ना। तो प्लाज्मिड हो सकता है क्लोनिंग फैक्टर, एज वेल एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस है। क्या करता है भाई, इसके जीनोम के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, फटाफट मल्टीप्लाई करता है, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, अपने जीनोम को कहाँ डाल देता है, बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर बैक्टीरियोफाज के जीनोम के साथ हम लाइगेट कर सकें अपने वांटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, तो क्या हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको मैंने बता दिया था, है ना, वो पार्ट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, है ना। अगर ओराई प्रेजेंट है, देन वहां पे लिंक्ड जो डीएनए है उसका कॉपी नंबर बढ़ेगा। अगर ओराई प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर मैंने डिटेल करा दिया है, क्या था वहां पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको बताया दो अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वहां पे एनसीईआरटी के अंदर कौन सा गिवन था, PBr 322 के अंदर कौन सा भाई, याद रखोगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ और भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है, दोज आर एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ठीक है, इनको यूज करते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में। ठीक है, आगे चलें, क्लोनिंग साइट की बात करें। क्लोनिंग साइट को हम कहाँ डालेंगे भाई, आपको वो पार्ट जहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम डाल रहे हैं। तो क्लोनिंग साइट वहां पे क्या था, आपको याद है, जो सेलेक्टेबल मार्कर वाला था, है ना, वहां पे हम क्या कर रहे थे, बीच में इंसर्ट कर रहे थे, किसको इंसर्ट करते हैं, वांटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को। चलो देखे जाए, टू लिंक द फॉरेन डीएनए द वेक्टर नीड हैव ए सिंगल रिकॉग्निशन साइट। एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा एक ही एंजाइम के लिए तो हर जगह से कट जाएगा। तो सिंगल, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए कट करने के लिए। ठीक है, चलो भाई, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज प्रेजेंस, मोर प्रेजेंस होगा तो ज्यादा टुकड़े में कट जाएगा, फिर उसको लाइगेट करना कॉम्प्लिकेटेड डील हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चले। यहाँ पे लिख रहा है ई कोलाई के पास, है ना, सबसे, और कह सकते हो PBr 322 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट, कौन कौन से भाई,
हिंद थर्ड, इकोर फर्स्ट, बाम H1, सालवन, PVU2, PST एंड क्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे याद रखोगे इसको, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है एम्पिसिलिन R और टेट्रासाइक्लिन R के लिए, ठीक है। रॉप क्या होता है भाई, आपको याद रखना है, प्रोटीन्स को कोड करता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई क्या भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लिंक्ड DNA। रॉप क्या है, प्रोटीन है, क्या करता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड को आगे बढ़ाने का काम करता है। चलो डन। इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या होता है, व्हाट इज इंसर्शनल एक्टिवेशन? इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर सेग्रीगेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम। कहो कि मैम क्या बोल रहे हो। चलो आते हैं, हमने क्या देखा भाई, ढेर सारी बैक्टीरिया है ना, उस बैक्टीरिया के अंदर हमारा वांटेड प्लाज्मिड गया है या नहीं गया। तो एक में तो वांटेड गया है, मान लो अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ऐसी कॉलोनी बनेगी जो कि वांटेड होगा और एक में कुछ नॉन वांटेड भी होगा। तो इसके मल्टीप्लीकेशन और इसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन जब करेंगे तो फालतू के इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो कि काफी एक्सपेंसिव होगा। तो हम एक ऐसा कॉलोनी चाहते हैं जो प्योरली सिर्फ वांटेड जीन को कंटेन करने वाला हो, ठीक है। तो सेग्रीगेट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये मेथड यूज करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड के अंदर एक जीन कोड करता है। जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है तो इसके पास जेड लैक जीन है, ठीक है। जेड लैक जीन का कहो कि मैम क्या होता है ये जेड लैक जीन, ये क्या करता है भाई, वेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट है, कोड करता है किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज को, है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज को, ठीक है। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है भाई, याद रखना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, किसके लिए, ब्लू कलर का स्टेन देता है ये, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, कह सकते हो कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट है ना। तो अगर हम सपोज दैट यहाँ पे जेड लैक जीन के पास ही अपना वांटेड फ्रैगमेंट्स डाल दें, है ना, तो जहाँ पे जेड लैक जीन था यहाँ था, है ना, सपोज दैट ये प्लाज्मिड है, ये जेड लैक जीन है, तो हम अपना वांटेड फ्रैगमेंट्स यहीं से कट करके यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी कि अब जेड लैक जीन पहले क्या दे रहा था, ब्लू कलर, है ना, क्रोमोफ्लोरेसेंट था भाई, तो ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा था। बट बाहर से फॉरेन जीन के लाइगेशन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है ना, जो ट्रांसफॉर्म्ड कंटेनिंग जो यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA, कहने का मतलब है ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर ये चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उस प्लाज्मिड को गेन करने वाली जो बैक्टीरियम है वो क्या होगी, उसकी कॉलोनी कभी भी ब्लू कलर की नहीं होगी। समझ में बात आ रही है। तो इफ दिस लैक जेड जीन इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंसर्शन ऑफ टारगेट DNA फ्रैगमेंट इनटू इट, द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू कलर विल बी प्रिवेंटेड। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा उसके अंदर ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो वांटेड कॉलोनी होगी वो कैसी दिखेगी, हमारी व्हाइट कलर की होगी। कहने का मतलब क्या है, उस जीन फ्रैगमेंट को हम चुन रहे हैं जिसकी वजह से उस जीन का एक्टिवेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में हम डाल रहे थे, देन उस टाइम क्या हो रहा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। तो इस प्रोसीजर को ही हम क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, है ना। यानी कि कुछ ऐसे वेक्टर जिनका क्या करेंगे भाई, हम प्लांट के अंदर डाल देंगे या फिर आप कह सकते हो एनिमल के अंदर डाल देंगे, ताकि उस वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ DNA का क्या हो सके, क्लोन बन सके, ढेर सारे नंबर में वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। चलो भाई देखें क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजन है, किसका, डाइकोट प्लांट का। क्या करता है भाई, वहां पे ट्यूमर कॉज करता है, इसके पास TDNA प्रेजेंट है ना। तो TDNA प्रेजेंट है, इस TDNA का ट्यूमर इंड्यूसिंग जो पार्ट है, TI प्लाज्मिड जो है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट को कट करके हटा दिया और यहाँ पे या फिर इसी में कट करके हमने क्या किया, वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ DNA को ऐड कर दिया। नाउ इसके पास क्या प्रॉपर्टी है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम का, फटाफट प्लांट के अंदर ये क्या करता है, घुस जाता है और वहां पे इन्फेक्शन है। अब क्या करेगा, अब जब ये जाएगा इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम जिसका TI प्लाज्मिड को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चेंज कर दिया। अब ये ट्यूमर कॉज नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, वहां पे जो वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ जीन है वो एक नया प्रोटीन बनाएगा जो कि हमारे लिए वांटेड है, ठीक है। तो पैथोजन ऑफ डाइवन डिलीवर अ पीस ऑफ DNA known as TDNA, transform normal plant cells into the tumor or direct these tumor cells to produce chemical required by the pathogens। ठीक है, समझ में बात आ रही है, क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट,
रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स। रेट्रोवायरस सेल्स क्या है भाई? ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इनके पास भी क्या प्रॉपर्टी है, फटाफट ये कहाँ घुस जाते हैं भाई, कैंसरस सेल्स के अंदर मॉडिफाई करने का काम करते हैं नॉर्मल सेल्स को, यानी कि इनका डिवीजन रेट, इनका मल्टीप्लीकेशन रेट क्या है, काफी हाई है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोटोमीफेसियम हैज बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर हैविंग नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। सिमिलरली रेट्रोवायरस को भी हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में एनिमल्स के लिए, ताकि वहां पे रिक्वायर्ड प्रोटीन का हम क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सकें। कंपिटेंसी की बात करें, है व्हाट इज कंपिटेंसी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमने बना तो लिया, क्या बना लिया, प्लाज्मिड बना ली, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड कैसी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है ना। इस प्लाज्मिड को हमें कहाँ डालना है, रिक्वायर्ड होस्ट के अंदर डालना है। तो भैया ये जो है स्पेशल है, और इस होस्ट को क्या होना होगा, कंपिटेंट होना होगा, ताकि ये आसानी से इसको क्या कर सके, अंदर आने दे सके। पर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो होस्ट को कंपिटेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनना, ध्यान देना। जिस बैक्टीरिया के अंदर जो इनको हमें डालना है, उन बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम कहाँ डालते हैं, आइस के ऊपर। कहाँ डालेंगे, आइस के ऊपर, ठीक है। अब फर्दर क्या करेंगे, बहुत देर तक आइस के ऊपर रखेंगे, उसके बाद फर्दर तुरंत ही क्या करते हैं भाई, और प्लाज्मिड भी इसके ऊपर डाल देते हैं ना, प्लाज्मिड भी। फर्दर क्या होगा भाई, इसको तुरंत टेम्परेचर चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। कितने पे जाते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से, अचानक से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट कहाँ ले आए, निगेटिव टेम्परेचर कहाँ ले आए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि इस मेथड को हम बोलते हैं हीट सॉक। क्या बोलेंगे इसको हम, हीट सॉक। साथ में कुछ मेटल आयंस भी यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम +2 आयन यूज करेंगे, जिसकी वजह से इनके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाता है, पोर्स का क्रिएशन होता है, पोर बनते हैं ना। और यहाँ पे कैल्शियम +2 की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एडहेशन होता है इन प्लाज्मिड का, और ये प्लाज्मिड इजीली ड्यू टू हीट शॉक कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड द आप कर सकते हो साइटोप्लाज्म ऑफ दिस बैक्टीरियम। यहाँ पे ये आराम से आ जाएगा अंदर। तो ये क्या है भाई, ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी बैक्टीरियम को कंपिटेंट बना रहे हैं, ताकि ये वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए यानी प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो है डिटेल यहाँ पे टेक्स्ट में दे रखा है, वी कैन सी, देख लो भाई। सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट विद डाइवैलेंट कैल्शियम आयन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ होस्ट सेल्स। कैल्शियम +2 आयन आ गया ना। क्या कर रहे हैं भाई, through the cell wall pores to take up the recombinant DNA plasmid, ठीक है। क्या किया, आइस पे रखा, आइस पे रखने के बाद दोनों को, इंक्यूबेटिंग बैक्टीरियम, होस्ट सेल्स एज वेल एज प्लाज्मिड, दोनों को रख देते हैं, और कहाँ अचानक से क्या कर देते हैं, हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसको हम क्या करते हैं, अचानक से ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या, अब फर्दर फिर से वापस दोबारा आइस पे ले आएंगे, है ना। ये भी याद रखना, कम बैक टू द आइस, एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो भाई, कंपिटेंसी समझ में आ गई, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहो कि मैम एक तो ये वाला मेथड समझ में आया कि आइस पे रखा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, फिर से वापस क्या किया, फिर से आइस पे ले गए, जिसकी वजह से कैल्शियम +2 भी रखा भाई, तो जिसकी वजह से पोर खुला, आराम से प्लाज्मिड अंदर गया। क्या और भी कोई मेथड है, हाँ भाई और भी मेथड है। कौन कौन से मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देता है। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड है, उसके अंदर क्या है भाई, साइटोप्लाज्मिक यानी टंगस्टन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, और फटाफट उसको कहाँ इंसर्ट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। लास्ट मेथड क्या है भाई, डिसआर्म्ड पैथोजेंस, यानी कहने का मतलब क्या है, एसोपैथोजेन, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन वाले, है ना, या फिर आप कह सकते हो टीआई प्लाज्मिड वाले, या फिर एक और हम लोगों ने यूज किया था वहां पे बैक्टीरियोफाज वाले। उनके जो पैथोजेनिक एक्टिविटी वाली जो जीन है उसको हटा दिया, और उसके जगह पे क्या डाल दिया, अपने वांटेड फ्रैगमेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड डाल दिया, जिसकी वजह से जो वांटेड प्रोडक्ट है वो हमें होस्ट सेल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, यानी कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो बेसिक था, अब इसको हम लार्ज स्केल पे कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम एक बड़े स्केल पे प्रोडक्शन को ऑब्टेन करेंगे, और कौन कौन से मेथडोलॉजी हैं जिसके थ्रू हम ये सारे काम को क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, जहां से चाहिए उस सेल को निकालेंगे। तो जैसे मान लो एनिमल सेल के अंदर वांटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है,
तो एनिमल सेल का क्या है भाई, ये किसका बना हुआ है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है ना। तो लाइपेज और प्रोटीएजेस एंजाइम यूज करेंगे ताकि इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा जा सके, है ना। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ लिया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ लिया, तोड़ के फिर सबको ब्रेक करके विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज और लाइपेज, है ना, तोड़ करके क्या किया, उस डीएनए को बाहर ले आया। क्योंकि मैम एनिमल सेल था तो ये बात तो बन गई, लेकिन अगर प्लांट सेल हो तो सेल्यूलोज यूज कर लेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम यूज कर लेंगे, अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो बाहर स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं भाई, डिस्ट्रॉय करते हैं, अंदर से डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल को हम आइसोलेट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब एक बार जब ये मिल गया तो कैसे निकालते हैं भाई, वहां से आइसोलेट करने के लिए स्पूलिंग का काम करते हैं। आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं, उस डीएनए के टुकड़े को चिल्ड इथेनॉल के अंदर डाला जाता है और एक स्पूलिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उससे स्पूल किया जाता है। तो ये क्या है, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये स्पूलिंग आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, चिल्ड इथेनॉल आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना, चिल्ड इथेनॉल वाला प्रोसेस, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट की बात करें तो हम लोगों ने देख लिया, आइसोलेट कर लिया भाई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब क्या कर रहे हैं भाई, आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से काट लिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और उससे एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो हमें चाहिए था उसको वहां से आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, वेक्टर यानी प्लाज्मिड के अंदर आकर के इसको हम चिपका लेंगे। ओके, डन, कंप्लीटेड। डी फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिला है ना, उसको हम कहाँ डाल रहे हैं, बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसे कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेंगे, फिर वहां पे डिजायर्ड प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन निकाल लेंगे लार्ज स्केल पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से भाई एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, सेल्यूलेज है, लाइसोजाइम्स हैं, काइटिनेज हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डीएनए सेपरेट करते हैं भाई स्पूलिंग के थ्रू, स्पूलिंग बता दिया मैंने आपको। आरएनए को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई आगे चले, लिपिड को लाइपेज और प्रोटीएज बता दिया मैंने आपको, है ना। चलो भाई स्पूलिंग भी करा दिया मैंने आपको, है ना। कटिंग ऑफ डीएनए बता दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके डन। चलो पीसीआर की बात करें, व्हाट इज पीसीआर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहने का मतलब क्या है, सब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है जो ऑब्टेन डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको लार्ज अमाउंट में प्राप्त करने के लिए 1 पीसीआर साइकिल के थ्रू, है ना, क्या कर सकते हैं हम, कई मतलब 30 पीसीआर चेन के थ्रू क्या कर सकते हैं, 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल या फिर जो प्राइमर हमने यूज कर सकते हो, जो फ्रेगमेंट हमने लिया था उसके 1 बिलियन कॉपी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कितने पीसीआर साइकिल के थ्रू, 30, है ना। तो वहां पे दे रखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर, वो भी हम देख लेंगे, है ना। चलो आते हैं एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं, पीसीआर की बात करते हैं। इसको समझने के लिए सीधे सीधे डायग्राम पे आए, है ना। क्या करते हैं भाई, वांटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से कट कर लेंगे, है ना, स्टिकी एंड मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब उसको सिंगल स्टैंडर्ड हमें मिल गया, क्या करना है, उसकी कॉपी बनानी है, देन व्हाट वी विल डू, विल जस्ट कीप दिस, कहाँ भाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले आएंगे इसको, सबसे पहले तो कहेंगे डीनेचुरेशन, टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। डीनेचुरेशन की वजह से क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का ऑब्टेन कर लेंगे हम, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, आफ्टर दैट क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमर को जोड़ते हैं, है ना, प्राइमर को जोड़ दिया, ठीक है, जिसको हम एनिलिंग कहते हैं। एनिलिंग के लिए क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आकर के इसको लेके आते हैं, ताकि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, ताकि प्राइमर वहां पे अटैच हो सके। एक बार प्राइमर का अटैचमेंट हो गया, देन फिर से हम क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, है ना, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हम क्या कर सके, 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे एक्सटेंशन हो सके किसका भाई, जो प्राइमर बन चुका है वहां से पॉलीमराइजेशन हो सके डीएनए का। तो इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम पहले इनिशियली जो यूज करते थे उसको बार बार चेंज करना पड़ता था, क्योंकि वो थर्मोसेंसिटिव होते थे। यहाँ पे एक नई इन्वेंशन हुई, कहाँ पे, येलोस्टोन पार्क के अंदर एक बैक्टीरिया पाई गई थी, वोल्केनिक जो वहाँ पे क्रेटर है ना, उसके अंदर वो बैक्टीरिया थी, दैट बैक्टीरिया वॉज तक पॉली कर सकते हो, थर्मस एक्विटिकस, है ना, तक पॉलीमरेज से कैसे याद रखोगे, तक
T for थर्मस, Q मतलब एक्वेटिकस, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला पॉलीमरेज एंजाइम जिसको हम तक पॉलीमरेज करें। क्या प्रॉपर्टी है इस पॉलीमरेज एंजाइम का? हाई टेम्परेचर है ना, अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइजेशन करने में ये सक्सेसफुल है। तो बार बार हमें पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार इंसर्ट करिए तो हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल बना रहता है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन का प्रोसीजर क्या हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, लंबे टाइम के लिए हो सकता है ना। और अब यहाँ पे लिख रहा है 30 साइकिल्स, यानी 30 साइकिल्स के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे ढेर सारे एम्प्लीफिकेशन, यानी 1 बिलियन टाइम्स हम जो पार्ट हमने लिया था वो 1 बिलियन टाइम्स क्या हो, 30 साइकिल्स के बाद 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। ओके डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, चलो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें। ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स है ना। पहला क्या दे रखा है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मैंने बताया डबल स्टैंडर्ड को क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड। प्राइमरी अनिलन, यानी कहीं मतलब क्या है, प्राइमर को जोड़ने का काम। तीसरा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर है ना, डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से। ठीक है, चलो आगे देखें। यहाँ पे दे रखा है इंसर्शनल रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड मेकिंग द रेसिपिएंट सेल्स कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, कॉम्पिटेंट बनाना है होस्ट को, ताकि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो गेन कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, चलो आगे का जो कंसेप्ट है दैट इज अबाउट बायोरिएक्टर की बात करते हैं है ना। एक बार रिकॉम्बिनेंट सेल का मल्टीप्लिकेशन हो जाए आइसोलेटेड मीडिया में सेलेक्टेबल मार्कर या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की हेल्प से हम प्योर कल्चर मीडिया ऑब्टेन कर लें, देन व्हाट वी विल डू, हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, एक बायोरिएक्टर होता है। बायोरिएक्टर किस लिए यूज करते हैं भाई, उस कल्चर मीडिया यानी कह सकते हो उस बैक्टीरियम के मैक्सिमम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सारे के सारे मेंटेन किए जाते हैं। एक लार्ज कह सकते हो स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होता है, उसके अंदर वो सारे कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। कौन कौन से कंडीशन जरा देखो, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स एंड ऑक्सीजन है ना, एप्रोप्रिएट कंडीशन में वहां पे अवेलेबल कराया जाता है ताकि वहां पे ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके उन बैक्टीरियम का है ना। तो ये तो हो गया भाई। उसके बाद बात करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की। तो ये क्या है भाई, सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है जो प्रोडक्ट को रेडी टू यूज बनाता है, रेडी फॉर मार्केटिंग बनाता है। कहने का मतलब क्या है, जो भी हम बैक्टीरियम यूज कर रहे हैं उनको, उनके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, प्यूरिफाइड फॉर्म में होंगे या फिर उनका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा बाद में है ना। तो क्या करेंगे, एक बार बन गया है ना, एक बार बन गया उस वेसल के अंदर, देन उनको क्या करेंगे भाई, इस प्रोसेस के अंदर यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन एज वेल एज रेडी टू गो टू द मार्केट, यानी डिस्पैच के लिए, डिलीवरी के लिए, यानी सर्विस के लिए जिस फॉर्म में हमें वो प्रोडक्ट चाहिए उस फॉर्म में लाने के सारे प्रोसेसेस किसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऑल्सो एडेड इन दैट प्रोसेस। प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे ताकि वो खराब ना हो, लंबे टाइम तक क्या रहे, वो सुटेबल हो फॉर यूज है ना। फॉर क्लिनिकल ट्रायल इन केस ड्रग्स बिफोर रिलीजिंग टू मार्केट फॉर पब्लिक यूज है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, पब्लिक और मार्केट में डिस्पैच करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल भी लिए जाते हैं। ओके डन। चलो भाई यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियल required for the growing microbes on large scale for industrial production of the enzyme। तो हमने क्या देखा, अभी देखा तो इधर पहले बायोरिएक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बायोरिएक्टर ना, स्टीर्ड वाला ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली क्या करता है भाई, पूरी तरीके से मिलाने का काम करता है। ठीक है, और ये भी एक रिएक्टर है। ठीक है, ये आपने देख रखा है, इसको एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर गिवन है। ओके, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ है ना। क्या करना है भाई, डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है। तो हमने क्या देखा था, स्पूलिंग देखा था, वहां पे मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड इथेनॉल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो देखें जरा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एंजाइम्स का डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। ठीक है, सही बात है।
द एंजाइम्स बाइंड्स डीएनए एट बाइंड्स कर रहा है डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। बोला है सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को करेगा, बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये तो रॉन्ग लग रहा है ना, रॉन्ग है ना। आगे चले देखिए दूसरे कर लेते हैं। एंजाइम्स कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट। ये बिल्कुल सही है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को भी तोड़ता है एक्सोन्यूक्लियस, है ना। आगे देखें, एंजाइम्स रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये भी करेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, है ना। दिस वन इज रॉन्ग, बाइंड्स बोल रहा है ये, है ना। द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं? डीनेचुरेशन, फिर क्या करते हैं? एनिलिंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक्सटेंशन। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। आगे देखें, व्हाट इज द क्या है क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट्स मूविंग ऑन द एगरोज जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने क्या कहा था? जिसका फ्रैगमेंट छोटा रहेगा, जो फ्रैगमेंट छोटा रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो फार्दर मूव करेगा। तो भाई जिसका वेलोसिटी ज्यादा, तो फार्दर। वेलोसिटी ज्यादा क्यों रहा है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा फ्रैगमेंट है। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज, farther it moves. Okay, the process of separation and purification of expressed protein before marketing is called, इसको हम क्या कहेंगे? downstream processing, है ना। purification वगैरह सब कुछ उसी के अंदर आता है। a gene whose expression helps in identifying ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, क्या कहेंगे भाई? ऐसा जीन जिसको आइडेंटिफाई करते हैं ना ट्रांसफॉर्म्ड के लिए, पहचानने के लिए, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म को पहचानने के लिए। तो वहां पे क्या कर रहे थे हम? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, या फिर जेड लैक जीन, है ना, जो ब्लू कलर व्हाइट कलर कॉलोनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो क्या है वो? सेलेक्टेबल मार्कर है, और उसको क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एगरोज जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ, मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, येलो कलर का दिखेगा अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इथिडियम ब्रोमाइड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इथिडियम ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है भाई? यूज करते हैं हम किस चीज के लिए? देखें जरा, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू, नहीं लाइगेटिंग के लिए तो नहीं करते, है ना। यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, नहीं सिंथेसिस के लिए नहीं करते। सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखना। 1 मिनट रुक जाओ, पहले अगला ऑप्शन बता दूं मैं आपको। प्रेजेंट इन मैमोलियन सेल्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन सेल डाइज, नहीं ये गलत है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने ऑब्टेन किया है, कहां से ऑब्टेन किया है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किस लिए रखते हैं? ताकि कोई पैथोजन, यानी कि कहने का मतलब क्या, वायरस जैसे उसके अंदर अपना डालता है, देन अपने जीनोम को प्रोटेक्ट रखने के लिए, बचाने के लिए एक खास तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो फॉरेन पैथोजन यानी वायरस के जीनोम को कट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रेजेंट होता है कहां पे? छोटे छोटे बैक्टीरिया के अंदर, और वहीं से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, इनमें से कौन है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? तो ECOR5 है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी एक पूरी टेबल है, इफ पॉसिबल देन यू कैन गो फॉर दैट, प्लीज गो फॉर दैट, बिकॉज मोस्ट वांटेड सीरीज में उसको आपके लिए लाना बहुत मुश्किल था, देन इट वाज नॉट हियर, बट आप क्या करोगे? उसको रखोगे, है ना, ध्यान में रखोगे, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो हम प्रिजर्वेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं करते वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट चले भाई, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे ज्वाइंट करने के लिए? तो लाइगेज, बहुत आसान सा है ना। आगे देखें, स्टीर्ड टैंक, अभी आपको मैंने दिखाया था स्टीर्ड टैंक क्या कर रहा था? एयर बबल को घुमाने का काम कर रहा था। तो क्या आंसर होगा इसका भाई? एवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, में से कौन सा है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिंद सेकंड। बाकी डीएनए, प्रोटीज, आरएनए, दीज आर नॉट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, चलो भाई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वो तक पॉलीमरेज, मैंने बताया था येलोस्टोन पार्क में क्या था भाई, वहां से वोल्केनिक जो क्रेटर है वहां से ऑब्टेन किया बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या है? खास तरह का एंजाइम है डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए, दैट इज तक पॉलीमरेज। बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वेटिकस, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है ना। तो प्लाज्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड, हमेशा याद रखना। ऑप्शन में अलग से ही दिख रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड लिख रखा है ना। तो डायग्राम में भी हमने देखा था क्या था? डबल स्ट्रैंडेड था, तो ये इसका फीचर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड
फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। भाई ऐसा मॉलिक्यूल पूछ रहा है जिसके अंदर क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं उस मॉलिक्यूल को, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, है ना। चलो नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। कटिंग कैसे कर पाते हैं हम? अगर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नहीं होता तो हम कट भी नहीं कर पाते। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर हियर टू कट द, यानी कि आप कह सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग को इजी बनाने के लिए का पूरा श्रेय किसको जा रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जा रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व कर रहा है भाई टी डीएनए के लिए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाई एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियम अलाउंग द प्लांट टू रूट स्टैंड इन वाटर, एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर ब्रीफ पीरियड, अल्टरिंग द पीएच ऑफ सॉइल, देन हीट सॉकिंग द प्लांट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट, क्या है भाई? टी डीएनए क्यों जाता है वहां पे? क्या करेगा? प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलो भाई, इसके साथ क्या होता है भाई, हमारा ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन फिर मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के साथ। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस डील कर लिया, सारे क्वेश्चंस कर लिए। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।